हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिन है 31 अगस्त 2022 का और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ ऑफ द डे के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। तो आज महीने का आखिरी दिन है और हम ये जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस है, हमारा जो न्यूज़ ऑफ द डे चल रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। और कल से मैंने आपको बताया है कि 1 सितंबर से हमारा जो ये न्यूज़ ऑफ द डे एनालिसिस चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस का, ये हमारा जो करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए उस चैनल को भी आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो कल से हमारे कोर्सेज़ हैं उनके भी प्राइस बढ़ रहे हैं 25%। आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू ये चीज़ रोज़ बताई जा रही है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज़ में तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आइए और उन कोर्सेज़ को भी जो है आप एनरोल उसमें से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है न्यूज़पेपर पर चलेंगे और देखेंगे कि आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो कवर करनी है। देखिए, पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एज़ यूजुअल। तो पेज नंबर 1 में आज ओवरऑल भी आपको बता दूं तो कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो है नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पर है वो एक न्यूज़ दी गई है, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स रेगुलेटर फॉर एग्जाम असेसमेंट। ठीक है, कि हर बोर्ड के लिए, मतलब जो स्टेट बोर्ड है या जो हमारा नेशनल बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी वगैरह है, उनके बीच में बच्चों के अलग अलग, क्योंकि असेसमेंट का तरीका अलग अलग है तो बच्चों के जो मार्क्स हैं वो अलग अलग आते हैं और उसकी वजह से उनको जो फिर बाद में कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिलने में तकलीफ होती है स्टेट वालों को। ठीक है ना, तो इसलिए उसको लेकर यहाँ पर कुछ बात बोली गई है कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी अक्रॉस दी बोर्ड्स। इसके बाद आगे बढ़े तो पेज नंबर 1 में ही एक न्यूज़ दी हुई है कि पंजाब बैन सरपंच प्रॉक्सीज, मेल किन ऑफ वीमेन कांट अटेंड मीटिंग्स। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर यहाँ पर कुछ बात बोली गई है। देखते हैं ये क्या बात है, इसके बारे में बात करेंगे। देन आगे बढ़े, अगर पेज नंबर 2 में तो एज़ यूजुअल कुछ होता है नहीं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये आपकी जो है सिटी वाली न्यूज़ है, यहाँ पर भी कुछ काम का है नहीं। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आज मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ है, ला नीना कंडीशंस के बारे में बोला गया है कि ये तीसरे साल जो है ला नीना कंडीशंस चल रही है और 1950 के बाद ऐसा सिर्फ तीसरी बार हो रहा है जब ला नीना कंडीशंस जो है अपने थर्ड ईयर में एंटर करी है। तो ला नीना के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये इस तरीके से न्यूज़पेपर में आया हुआ है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं। ठीक है, एडिटोरियल्स वगैरह को अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, एडिटोरियल्स वगैरह भी जो है हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे कवर करना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रखेंगे इस सीरीज़ को। अभी आप लोग ये सीरीज़ जो है स्टार्ट हुई है, आप लोग अगर देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ पर फिर एक न्यूज़ आई हुई है इन द एक्सप्लेन्ड पेज कि इंडिया नेवी को जो है उसका अपना नया इंसिग्निया या नया फ्लैग जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, उसकी जो हिस्ट्री रही है पास्ट में, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो एक न्यूज़ है, ठीक है, इसी पेज पे एक न्यूज़ और है। सॉरी, यहाँ पर तो वर्ल्ड वगैरह में तो कुछ है नहीं। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह में बाढ़ आई हुई है, उसको भी लेकर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि कैंसर फाइटिंग जो वायरसेस हैं वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वायरस वगैरह के बारे में बात की गई है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही सारी न्यूज़ है जो हमें आज के पेपर में डिस्कस करनी है। तो चलिए एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स और रेगुलेटर बनाया जा रहा है एग्जाम असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये मुद्दा क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक बेंचमार्क फ्रेमवर्क बनाया जाए। किस लिए बनाया जाए? टू असेस स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी मतलब जो आपका 10th क्लास होता है वो, और हायर सेकेंडरी मतलब जो आपकी 12th क्लास होती है उसके लिए। वहाँ पर एक असेसमेंट के लिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि जो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेट बोर्ड्स अपना अलग उनका बोर्ड वगैरह होता है ना, अपने बोर्ड्स होते हैं। सेंटर में जो है फिर जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया या फिर आपका जो सीबीएसई बोर्ड हो गया। तो उस वजह से हो क्या रहा है कि उनके बीच में इवेल्युएशन वगैरह का मेथड अलग होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है उनके बच्चों के स्कोर वगैरह में। ठीक है, और उससे फिर वही बात है कि बाद में उनको कॉलेज वगैरह में जो है एडमिशन मिलने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो रेगुलेटर का नाम आया है सामने वो है परख। ठीक है, परख का थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, हालांकि यूपीएससी
मैं मतलब सिविल सर्विसेज की बात करूं तो ऐसे तरीके क्वेश्चन नहीं आते जिसमें इस तरीके के जो एब्रीविएशंस हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जाएं, लेकिन फिर भी यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं तो चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परख बनाया जा रहा है, ये एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द एनसीईआरटी की तरह काम करेगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट यूनिट मतलब एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर रह के ये काम करेगा। और ये क्या काम करेगा? विल ऑल्सो बी टास्क्ड विद होल्डिंग पीरियोडिक लर्निंग आउटकम टेस्ट, जैसे कि नैस होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ये काम भी ये करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो असेसमेंट वाला काम है उसको तो ये करेगा ही करेगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, ये जो बेंचमार्क असेसमेंट फ्रेमवर्क है, दैट विल पुट एन एंड टू द एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग, यानी कि जो सिर्फ रट्टा मारने वाली पढ़ाई है उस पर ये एंड लगाएगा, उस पर ये मतलब उसकी तरफ उसको खत्म करेगा, क्योंकि रट्टा लगाने वाली पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। पिछले साल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें भी इस बात को लेकर जोर दिया गया था कि हमारी जो पढ़ाई है खासकर स्कूल वगैरह में, वो सिर्फ रट्टे मारने वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, समझने वाली पढ़ाई होनी चाहिए। तो उस तरीके की बात यहाँ पर बोली गई है। और परख जो ये प्रपोज्ड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये भी एनईपी प्रपोजल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आई होप बात समझ गए आप, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ जो है कि पंजाब सरपंच प्रॉक्सी को बैन करता है और ये बोलता है कि मेल किन ऑफ विमेन कांट अटेंड मीटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एक वेब सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी है, काफ़ी मतलब अच्छी वेब सीरीज़ थी, ठीक है ना, ठीक ठाक वेब सीरीज़ थी, आपको नाम याद होगा, दैट इज़ पंचायत, है ना। उसमें बेसिकली ये चीज़ दिखाई गई थी कि किस तरीके से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत लेवल पर, वो एक महिला होती है। और महिला बेसिकली, इलेक्शन तो महिला के नाम पर हो गया, इलेक्शन महिला जीत गई और महिला एक तरीके से आप कहिए कि सरपंच बन गई है, लेकिन वो एक्चुअल जो काम है पंचायत का वो नहीं करती, ठीक है। काम कौन करता है? उसके जो मेल्स, उसकी फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं, वो ये उसका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, उसके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सिमिलरली उस वेब सीरीज में भी यही दिया गया था कि वो जो विमेन थी वो वहाँ की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो बेसिकली ये सारा का सारा काम करते थे, है ना, सरपंच वगैरह उन्हीं को बोलते थे। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप कभी देखते हैं, मतलब कोई भी वेब सीरीज़ वगैरह अगर आप लोग देख भी रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा इन चीज़ों का जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पंजाब इसको बैन करता है। पंजाब ने यही बोला है कि नो मोर प्रॉक्सीज फॉर वेमेन हेडिंग पंचायत इन पंजाब, ठीक है। अब ये चीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया है पंजाब में, मतलब पहले भी ये चीज़ें बोली गई थी लेकिन अब ये रिटर्न में दे दिया गया है। और उनको ये बात बताई, मतलब उनको ये बात पता चली है कि जो ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह होती है पंचायत की, उसमें महिलाओं की जगह जो है पुरुष भाग ले रहे हैं, तो उसको बैन करने की बात इन्होंने बोली है। उससे पहले भी जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, जो अभी आजकल तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या किया हुआ था, 50% रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया था स्टेट में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है, स्टेट लिस्ट का वो मैटर है, तो वहाँ पर मतलब उसको लेकर जो भी लॉज वगैरह हैं वो सारे के सारे स्टेट लेवल पर होता है ना। तो 50% जो है वो दिया हुआ था विमेन को, लेकिन उसके बाद भी ये सिचुएशन जो है वो बदली नहीं, और कम से कम 80% महिलाएं ऐसी हैं जो वहाँ पर काम में नहीं रहती, ठीक है, वो प्रॉक्सी सरपंच बन के रह गई हैं। मतलब वही बात है कि इलेक्शन तो उनके नाम पर हुआ है, वो जीत गई हैं, लेकिन वो एज सच काम वगैरह नहीं करती, ऑफिशियल मीटिंग वगैरह में वो नहीं जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उसने भी एक ऑर्डर जारी किया था जो उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उनको, और उनको ये बोला था कि ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए जो अनइलेक्टेड पीपल को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऐसा कुछ काम चल रहा था कि अनइलेक्टेड जो लोग चुने हुए नहीं हैं, जिनका जो चुनाव में नहीं जीते हैं, उनका कुछ वहाँ पर उनको ओथ वगैरह, शपथ वगैरह दिलाई जा रही थी, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बात बोली गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए बन जाती है, ठीक है, वो है ये, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में आप लोग थोड़ा सा पॉलिटी में जरूर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप लोग जो है रिजर्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विमेन का रिजर्वेशन हो सकता है, SC ST का रिजर्वेशन हो सकता है, उसके बारे में भी आप लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़िएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर तो पंचायती राज की बात है, आप लोग म्यूनसिपैलिटीज के बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत दोनों के बारे में पढ़िएगा। साथ ही साथ इनके थोड़ा बहुत आर्टिकल्स वगैरह जो है
रिलेटेड टू रिजर्वेशंस वगैरह वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोविजंस क्या है वो भी देख लीजिएगा। आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद आगे बात करेंगे। ला नीना कंडीशन जो है वो अपने तीसरे साल में एंटर कर रही है और ऐसा 1950 के बाद सिर्फ छठवीं बार हो रहा है, सिक्स्थ टाइम हो रहा है, ठीक है। अब ये ला नीना होता क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ला नीना कंडीशंस जो है इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशियन है हमारा, वहां पर अभी प्रिवेल कर रही है सितंबर 2020 से और वो अपने तीसरे साल में एंटर कर गई है। और ऐसा 1950 के बाद सिर्फ 6 इंस्टेंस हो रहे हैं, ठीक है, कि जब वो 2 साल से ज्यादा जो है एंटर किया है। ला नीना कंडीशन क्या है? जो आपका सी सरफेस का टेम्परेचर है अलोंग द सेंट्रल एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, वो नॉर्मल से ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा ठंडा होता है। और उससे क्या होता है कि जो इंडियन समर मॉनसून है, ठीक है, उसको फेवर करता है वो चीज। मतलब अगर वहां का टेम्परेचर जो है सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन अगर वो नॉर्मल से ठंडा होगा तो उससे इंडियन समर मॉनसून को ज्यादा मदद मिलती है और इंडिया में जो है बारिश जो है मॉनसून सीजन में ज्यादा होती है। लेकिन जो ला नीना होता है उससे कुछ फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हरिकेन्स और साइक्लोन्स भी आते हैं अटलांटिक ओशन और बे ऑफ बंगाल के रीजन में। तो ये भी एक इशू जो है इसका देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, जो यहाँ पर इन्होंने फिगर दिखाया है कि ऐसा सिर्फ 37वीं बार और छठी बार हो रहा है। सिक्स इंस्टेंसेस जो है वो आज से पहले ऐसे हुए हैं 1950 से। अगर मैं बात करूं तो आपको ये देखिए 3-3 साल वाले जो यहाँ पर है वो दिए गए हैं, ठीक है, 3-3 साल वाले दिए गए हैं कि जब ये ला नीना का जो फिनोमेना है वो थर्ड ईयर में अपने एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है कि मॉनसून में कितना जो है वो रेनफॉल में डिपार्चर हुआ है, मतलब ज़्यादा हुई है कम हुई है वो चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाता है कि ला नीना होता क्या है और वो किस तरीके से इंडिया के मॉनसून को इफेक्ट करता है। तो लिटरली ये दोनों के दोनों जो टर्म है ला नीना और एल नीनो, आपने 2 टर्म सुने होंगे, ला नीना एल नीनो, ये दोनों के दोनों टर्म जो है स्पेनिश लैंग्वेज से आए हैं जिनका मतलब होता है द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है। एल नीनो का मतलब है द बॉय और ला नीना का जो ट्रांसलेशन होता है दैट इज नोन एज गर्ल, ठीक है। एल नीना और ला नीना जो है दे आर एग्जैक्ट अपोजिट फेजेस ऑफ अ क्लाइमेट फिनोमेना कॉल्ड द एनसो, दैट इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस के ये दोनों अपोजिट फेस है जो कि पैसिफिक ओशियन में होते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स इस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर चेंज को इन्वॉल्व करते हैं इन द वाटर्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में होता क्या है कि जब जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है इन द ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, तो उसकी वजह से जो है हमारा इंडियन मॉनसून को फेवर करता है, ठीक है। अब ये जो रिकरिंग फेनोमेना है इसमें चेंज इन टेम्परेचर तो हो ही रहा है, मैंने आपको बताया सी सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है और साथ ही साथ जो है अपर एंड लोअर लेवल के जो विंड्स हैं उनका भी पैटर्न में फर्क पड़ता है, जो सी लेवल का प्रेशर है उस पर भी फर्क पड़ता है और जो ट्रॉपिकल रेनफॉल है अक्रॉस द पैसिफिक बेसिन वहां पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है, ये उसको भी इफेक्ट डालता है। एल नीनो जो है वो एक वार्म फेज माना जाता है, ला नीना जो है मैंने आपको बताया कि कोल्ड फेज माना जाता है क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये ला नीना होता क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल, और टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो आपको पता है कि उसकी वजह से जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक वाले रीजन में जो है प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर एक तरीके से आप कहिए कि प्रेशर अगर ईस्टर्न साइड में बढ़ गया तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक साइड में दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है कि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स है उनका मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पैसिफिक की तरफ और एशिया की तरफ को होने लगेगा, ठीक है। अब इससे होता क्या है, ये तो मतलब हमारे लिए तो फेवरेबल है कि हमारे वहां इंडियन मानसून जो है वो इससे ज्यादा अच्छा बारिश वगैरह होती है, लेकिन जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है, जो आपका पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न साइड है वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो रहा है तो उसकी वजह से जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे कि पेरू हो गया, इक्वेडर हो गया, वहां पर आ जाता है ड्राउट, वहां पर पड़ जाता है सूखा, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है वो पड़ जाता है आपका हैवी फ्लड, ठीक है, हैवी फ्लड आ जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, इंडियन ओशन में भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जो सोमालियन कोस्ट वगैरह है उससे इधर की तरफ को इंडियन ओशन की तरफ को, और कंपैरेटिवली बेटर मानसून रेंज रहती है इंडिया में, ठीक है। ये जो एल नीनो और ला नीना का फिनोमिना है ये लगभग
हर 4-5 साल में होता रहता है और एक दूसरे को रिपीट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लानीना फेज चल रहा है, तो इसके कुछ समय के बाद जो है फिर वो एल नीनो फेज आ जाएगा। ठीक है, और एल नीनो जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू लानीना, मतलब 2-3 बार एल नीनो होता है, उसके बाद फिर एक बार लानीना आता है, फिर 2-3 बार एल नीनो होता है, फिर लानीना आता है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये एक ब्रॉड चीज़ तो समझा दी कि कैसे होता है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में जो है वो टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, फिर प्रेशर डिफरेंस बनता है, तो मॉइस्चर लेडन विंड जो है वो आपके वेस्ट ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ से वेस्ट की तरफ को आने लगते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से जो है मैप वर्क को डिस्कस किया है और पूरा का पूरा एल नीनो और लानीना का जो फिनोमेना है उसको समझाया है। ये वीडियो हमारे ज्योग्राफी के चैनल पर है, आप वहाँ पर जाके सर्च करके इसको देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। जब आपको ये PDF मिले तो आप इस लिंक पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कहिए या बहुत ज़्यादा इस तरीके से कि समझ में आए, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक बार YouTube में जाके देखिएगा, भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब बहुत लंबा वीडियो है तो वो देखना पसंद नहीं करते, वो ऐसे छोटे वीडियो देखते हैं जो 10 मिनट के हों, 5 मिनट के हों। ठीक है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट में समझने वाली ये चीज़ है नहीं, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगाइए और जाके देखिए कि इसमें क्या चीज़ समझाई गई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी को नया इंसिग्निया मिल रहा है, यानी कि नया फ्लैग मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 2 सितंबर को केरला के कोच्चि में क्या करने वाले हैं, नए नवल इंसाइन या फ्लैग का उद्घाटन करने वाले हैं, अनवील करने वाले हैं उसको। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, दैट इज INS विक्रांत, उसकी भी कमिश्निंग होने वाली है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में जो है इसकी भी कमिश्निंग होने वाली है, तो PM वहां जाने वाले हैं 2 सितंबर को, और वहीं पर ये जो है हमारे इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग है उसको अनवील करेंगे। ठीक है, वो नया फ्लैग किस प्रकार का होगा उसके बारे में अभी जो है उसका डिज़ाइन या वो कैसा दिखेगा वो अभी सामने नहीं आई है खबर। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेज हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल फ्लैग्स का ही यूज कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहली बार 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश रिपब्लिक बना, तब जाके क्या हुआ कि इंडिजनाइज्ड पैटर्न जो है वो यूज किया गया। ठीक है, नेवी का क्रेस्ट और फ्लैग जो है उसको चेंज किया गया, लेकिन डिफरेंस ये था कि जो यूनियन जैक था, यूनियन जैक मतलब जो ब्रिटिश का फ्लैग होता है दैट इज नोन एज अ यूनियन जैक, उसको रिप्लेस कर दिया गया ट्राई कलर से, और जो जॉर्ज क्रॉस है उसको रिटेन रखा गया। ठीक है, मतलब मैं आपको इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में अगर दिखाऊं तो 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो नेवी का फ्लैग था वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। ये जो आपको यहाँ पर रेड में क्रॉस दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ जॉर्ज क्रॉस, और ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है दैट इज योर यूनियन जैक, ये ब्रिटेन का फ्लैग है। ठीक है, तो 1950 तक इस तरीके का दिखाई देता था। इसके बाद कुछ चेंज किया गया और वो चेंज ये था। ठीक है, वो चेंज ये था कि 1950 के बाद जो है चीज़ों को चेंज किया गया, और फर्स्ट टाइम हमारा जो नेवल सिग्निया चेंज हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो 2001 में हमने पहली बार चेंज किया है, जब जॉर्ज क्रॉस जो था उसको रिप्लेस किया गया विद द नेवल क्रेस्ट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, मतलब 1950 के बाद तो मैंने आपको बताया कि जॉर्ज क्रॉस तो था ही था। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको यहां पर ये चीज दिखाई है कि 1950 तक तो ये था। 1950 के बाद क्या किया गया कि ये यूनियन जैक को हटाकर यहां पर इंडिया का झंडा लगा दिया, लेकिन ये है रेड क्रॉस है, जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं इसको, ये ऐसा का ऐसा ही रहा। इसके बाद जब इसको चेंज किया गया तो जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया, क्योंकि झंडा तो पहले ही आ चुका था। जॉर्ज क्रॉस को हटाकर ये जो नेवल बैज है, ठीक है, ये जो हमारा नेवल क्रेस्ट है या जो नेवल बैज है नेवी का, उसको लगा दिया गया। ठीक है, लेकिन और ये जो ट्राई कलर था वो तो अपनी जगह पे वैसे ही लेफ्ट कॉर्नर पे बना हुआ था। ये हुआ है 2001 में। इसके बाद लेकिन फिर से चेंज किया गया 2004 में, और 2004 में बेसिकली बोला क्या गया कि जो वो ब्लू कलर का हमारा नेवी इंसिग्निया था, है ना, जो आपको मैंने पीछे इमेज में दिखाया, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, इसको लेकर ये बोला जा रहा था कि इसका जो ब्लू कलर है बेसिकली वो नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लू कलर स्काई का भी है, ब्लू कलर सी का भी है, तो इसलिए वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता।
तो उसके बाद 2004 में फिर क्या किया गया कि वो जो नेवी का बैज था, ठीक है, जो नेवी क्रेस्ट था उसको हटा के फिर से जो है वो वापस जॉर्ज क्रॉस पे आ गए, लेकिन सेंटर पे इस तरीके से हमारा नेशनल एम्बलम, ठीक है, जो नेशनल एम्बलम है वो, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है यानी कि हिंदी में सत्यमेव जयते ये भी लिखा गया। ठीक है, ये काम किया गया 2004 के बाद, और तब से लेकर अभी तक हमारा जो नेवी का फ्लैग है वो इसी तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये चीज जो मैंने आपको बता दी यही चीज लिखी है। अब ये देखिए, आप तीनों मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए कि 1926 तक, 26 जनवरी 1950 तक इस तरीके का दिखाई देता था। उसके बाद चेंज करके इसको हटा के जो है ये जो यूनियन जैक है ब्रिटेन का फ्लैग, इसको हटाकर इंडिया का फ्लैग लगाया गया। उसके बाद 2001 में जो है रेड क्रॉस को हटाकर, ये जो जॉर्ज क्रॉस है इसको हटाकर नेवी का क्रेस्ट या नेवी का बैज लगाया गया। उसके बाद जो है फिर से वही बोला गया कि ये सी और आसमान के बीच में, यानी कि स्काई और सी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो इसलिए फिर इसको हटा के वापस से जो है क्रॉस पे लेके आए, जॉर्ज क्रॉस लगाया गया, लेकिन उसके बीच में ये नेशनल एम्बलम विद दी सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट इसको रखा गया, और एट प्रेजेंट में भी यही है। ठीक है, अभी 2 तारीख को, परसों के दिन जब ये चेंज होगा तो देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, और फिर वो सामने आएगा, क्योंकि अभी उसका डिजाइन वगैरह जो है वो सामने नहीं आया है। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक दो चीजें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में और देख लेते हैं कि ये जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस मैंने आपको बताया, जो रेड क्रॉस है, वो क्या होता है। ठीक है, जो ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, ये नाम इसका दिया गया है आफ्टर अ क्रिश्चियन वॉरियर सेंट हु इज बिलीव टू हैव बीन अ क्रूसेडर ड्यूरिंग द थर्ड क्रूसेड। ठीक है, थर्ड क्रूसेड के दौरान जो है ये क्रूसेडर हुआ करते थे, और ये क्रॉस ऑल्सो सर्व्स एज द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड विच इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। मतलब यही जो फ्लैग हुआ करता था विद द क्रॉस, है ना, जॉर्ज क्रॉस, रेड क्रॉस, वो इंग्लैंड का फ्लैग भी हुआ करता था, क्योंकि इंग्लैंड वाज अ पार्ट ऑफ यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लैग है ये इंग्लैंड और सिटी ऑफ लंदन के द्वारा 1190 में जो है इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था, और ये आइडेंटिफाई इसको मतलब यूज किस लिए करते थे कि जो इंग्लिश शिप्स है जो मेडिटेरेनियन रीजन में एंटर कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जो ब्रिटिश की रॉयल आर्मी थी, सॉरी रॉयल नेवी थी, वो जॉर्ज क्रॉस को यूज करते थे, अपने शिप्स पर लगाते थे, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग फॉर्म्स में। और जो प्रेजेंट पैटर्न है ब्रिटिश व्हाइट इंसाइन, दैट इज एज इट इज नोन एज वाज अडॉप्टेड अराउंड 1707। ठीक है, 1707 के दौरान जो आज का प्रेजेंट है उसको इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि काफी सारे देश ऐसे हैं जो ब्रिटेन के अंडर में थे, जिनको कॉमनवेल्थ नेशन बोला जाता है। ठीक है ना, तो कॉमनवेल्थ नेशन जो है उनके जिस समय जब वहां पर ब्रिटिश का राज हुआ करता था, वहां पर फिर यही जॉर्ज क्रॉस वगैरह जो है यूज होता था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे देशों ने जो है आजाद होने के बाद, कॉमनवेल्थ से अलग होने के बाद या कॉमनवेल्थ में रहते हुए भी जो है वो क्या कर दिया है, अपना जॉर्ज क्रॉस को रिटेन किया था उस समय, तो जिस समय वो आजाद हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दीज ऑल आर स्टिल अ कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ नेशंस तो है ही है, लेकिन इन्होंने अपना जो नेवल इंसिग्निया है उसको चेंज कर लिया है। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। साउथ अफ्रीका का जो नेवल इंसाइन है उसमें रेड क्रॉस है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर ब्रिटेन के उसमें रेड क्रॉस या जॉर्ज क्रॉस दिखाई दे रहा है, वहां पर एक प्रकार का ग्रीन क्रॉस है। अगर पाकिस्तान नेवी की बात कर ले तो उनके इंसाइन में जो है उनका नेवल क्रेस्ट है, और बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर वाइड फ्लैग विद बांग्लादेश नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, उसमें कोई क्रॉस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इंडिया क्या करता है अभी देखते हैं, परसों को आई होप कि ये चीज पता लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे कैंसर फाइटिंग वायरसेस कैन बूस्ट योर बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ये ऐसा स्टडी में पाया गया है। अब ये पूरा का पूरी बात क्या है, ये क्या चीज़ यहाँ पर पाई गई है वो देखते हैं। एक स्टडी पब्लिश की गई है इन द जर्नल कैंसर सेल, वो ये सजेस्ट करती है कि आपका जो बॉडी का इम्यून कैपेसिटी है अगेंस्ट कैंसर टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स कैन बी बूस्टेड बाय यूजिंग ऑन्कोलाइटिक वायरसेस। ठीक है, मतलब आपकी जो बॉडी की क्षमता है कैंसर के सेल्स से लड़ने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में, वो ऑन्कोलाइटिक वायरसेस के द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी बूस्टेड। ठीक है, अब ये ऑन्कोलाइटिक वायरसेस क्या होते हैं, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो सेलेक्टिवली टारगेट और किल करते हैं कैंसर सेल्स को, और जो बाकी हेल्दी सेल्स हैं ये उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, हेल्दी सेल्स के ऊपर ये अटैक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये सेलेक्टिवली टारगेट और किल किसको करते हैं, मारते किसको है, सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को। दे आर नोन एज ऑन्कोलाइटिक
viruses. The study notes that these viruses also enhance the immune system's ability to recognize and terminate cancer cells. और साथ ही साथ ये जो oncolytic viruses हैं ये immune system को भी enhance करते हैं, उसको भी ज़्यादा powerful बनाते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको मार सके, टर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये वायरसेस वगैरह के नाम आते हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स वगैरह में आपने देखा होगा पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के पोर्शन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑन्कोलाइटिक वायरसेस क्या होते हैं इसके बारे में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि ऐसे वायरसेस जो स्पेसिफिकली टारगेट और मारते हैं, टारगेट करते हैं और किल करते हैं किनको, कैंसर सेल्स को, और हेल्दी सेल्स को ये कुछ भी इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, हेल्दी सेल्स को ये नहीं मारते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें तो लेटेस्ट स्टडी जो है उसने एक वायरस दैट इज मायोक्सिमा, इसके ऊपर फोकस करा है और उसने ये पाया है कि टी सेल्स इन्फेक्टेड विद मायोक्सिमा वायरस कैन लीड टू अ टाइप ऑफ कैंसर सेल डेथ नॉट प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो मायोक्सिमा वायरस है, अगर टी सेल, कोई टी सेल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं जो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं, अगर उनमें मायोक्सिमा वायरसेस है तो वो क्या कर सकते हैं, वो कैंसर सेल को मार सकते हैं। ठीक है, वो कैंसर सेल को मार सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट में पहली बार पाया गया है। साथ ही साथ रिसर्चर्स ने यह भी माना है कि जो टी सेल्स और MYXV यानी कि जो मायोक्सिमा वायरसेस है, ये हमारे ट्यूमर सेल ऑटोसिस की जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, दे कैन बोल्स्टर, यानी कि उसको ये सपोर्ट करते हैं, उसको ये ज्यादा बढ़ाते हैं। अब ये ऑटोसिस क्या होता है, ऑटोसिस का मतलब है सेल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सेल डिस्ट्रक्शन की एक प्रोसेस है जिसको सॉलिड ट्यूमर्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है, विच आर सीन एज ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट। यानी कि जो सॉलिड ट्यूमर्स है जिनको ये माना जाता है कि इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सकता है, तो उनके सेल को डिस्ट्रक्शन करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में जो है जो काम आता है, दैट इज नोन एज ऑटोसिस। उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोसिस। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो मायोक्सिमा जो है वो टारगेट करके मार सकता है किनको, कैंसर सेल को डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर हम मायोक्सिमा इक्विप्ड टी सेल्स का यूज करते हैं तो वो कैंसेरियस सेल्स के अगेंस्ट काम करता है, इन द विसिनिटी ऑफ दोस टारगेटेड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइड। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बायस्टैंडर किलिंग। ठीक है, यानी कि अगर मायोक्सिमा इक्विप्ड टी सेल्स होंगे, यानी कि जो टी सेल्स में अगर मायोक्सिमा वायरस होगा तो वो कैंसेरियस सेल्स पर तो अच्छे से काम करता है, एंड इन द विसिनिटी ऑफ दोस टारगेटेड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइड। ठीक है, इसको बोला जाता है बायस्टैंडर किलिंग। तो यहां पर जो है स्टडी में ये बोला गया है कि इम्यूनोथेरेपी कंबाइंड विद वीरोथेरेपी, ठीक है, ये बहुत अच्छी है और ये ऐसे वायरसेस को, ऐसे कोल्ड ट्यूमर्स को मार सकती है जो इम्यून सिस्टम के रडार के अंदर रहते हैं, मतलब जिसका इम्यून सिस्टम जिनके साथ जो है जिनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसमें इम्यूनोथेरेपी और वीरोथेरेपी जो है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसके पास फिर ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि वो इस तरीके का काम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स आए हैं, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, वीरोथेरेपी क्या होता है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा है कि इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा टाइप का कैंसर ट्रीटमेंट है दैट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट कैंसर, मतलब जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो कैंसर के खिलाफ लड़ती है। ठीक है, दैट इज नोन एज इम्यूनोथेरेपी। और दूसरा जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर, दैट इज नोन एज वीरोथेरेपी, जिसमें यह है कि जो आपका वायरस है, हम एक वायरस के थ्रू जो है आपके कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उस वायरस को जो है किसी तरीके से मॉडिफाई करा गया है, चेंज किया गया है लेबोरेटरी में, और उसके बाद वो कैंसर सेल्स को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हेल्दी सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो दैट इज नोन एज वीरोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिसमें आपका इम्यून सिस्टम के थ्रू हम थेरेपी कर रहे हैं, हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं, कैंसर के सेल से लड़ रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू, दैट इज नोन एज इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर में, उनके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज का जो न्यूज़ एनालिसिस था वो काफ़ी छोटा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ये सेशन पूरा देखा है, इसमें सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा कि कल से, यानी कि 1 सितंबर से ये जो पूरा का पूरा हमारा न्यूज़ ऑफ द डे चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस का, ये हमारे करंट अफेयर्स वाले चैनल पर शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पर ये चलेगा। और बाकी अगर आप लोग हमारे साथ और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ग्रुप है वहाँ पर, ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें और वहाँ पर भी आपको लिए जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो मिलेंगे कल के दिन में
करंट अफेयर्स वाले चैनल पर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।